के सामने जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, आज प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, जो उम्मीदें की जा रही थी कि किसी नए व्यक्ति पर दांव लगाएंगे, तो क्या इस बार परिवारवाद की जो चर्चा हो रही थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तो इससे बचना चाह रहे थे? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, चाहे ज्ञानेश्वर पाटिल की बात करें या शिशुपाल की बात करें या फिर रेगांव से बात करें हम प्रतिमा बागरी की, कह रहे हैं कि वो परिवार की नहीं है, लेकिन बागरी है तो जाहिर सी बात है तो संबंधों से जुड़ी रहा होगा। क्या कहेंगे? मनोज जी, एक तो आज भगवती पराम्बा की घट स्थापना है, नवदुर्गा की शुरुआत हुई है, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी चारों जो हमारे उपचुनाव है, खंडवा लोकसभा का और संप्रति 3 विधानसभा के उपचुनाव है, रेगांव, पृथ्वीपुर और अजोबट का, जी, तीनों पर प्रत्याशी के रूप में हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के आंगन को लीप बुहार कर एक मंगल कलश की स्थापना कर दी है कि जो विजयश्री में परिवर्तित होगा। अब आपके मूल प्रश्न का जवाब मनोज जी, जो आपने कहा था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक संगठन है। ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवारी के तौर पर जरूर नए दिखाई दे रहे हैं, पर ज्ञानेश्वर पाटिल जी का जो राजनीतिक अनुभव है कार्यकर्ता के नाते, वे 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मेरे तो अभिन्न सखा और साथी रहे हैं। युवा मोर्चा में जिस समय हम काम करते थे, आज से लगभग 30-35 साल से मेरे उनके संबंध है। और बहुत जमीनी नेता है, कार्यकर्ता है, खाटी कार्यकर्ता है। जमीन से जुड़कर काम करना, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के छत्रछाया में काम करना, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात करने वाले कार्यकर्ता का आज मूल्यांकन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का मेरे जैसा प्रत्येक कार्यकर्ता हर्षित और आनंदित है। आज हम इतने भीतर से प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी है जहां कार्यकर्ता का इस प्रकार का मूल्यांकन होता है। ज्ञानेश्वर पाटिल को लोकसभा का टिकट मिलना मतलब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। ये आज हमारे लिए हर्ष का विषय है। प्रतिमा बागरी मेरी छोटी बहन है और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की वो भी खाटी कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी की अभी जिला महामंत्री है वो वहां पर, इसके पहले युवा मोर्चा में महामंत्री रही है। बागरी सरनेम के कारण ठीक है कि यह भ्रम हो सकता है कि वो बागरी परिवार से आई हुई बिटिया है, पर वो भारतीय जनता पार्टी परिवार की बिटिया है। महिला मोर्चा में उनका कार्यकाल जो है वो बहुत यशस्वी कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री के रूप में वो जिस प्रतिबद्धता के साथ काम करती है, उस प्रतिबद्धता, उस काम को, उस बहन की कार्य करने की शैली बहुत अद्भुत है। जी, जी। आप उनका सोशल मीडिया देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कितना जनता से जुड़कर काम करती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करके हम सबको प्रसन्नता का अवसर दिया है। लेकिन दो जो आपने कहा है कि दो प्रत्याशी ऐसे भी है जिसमें एक कांग्रेस से आए हैं और एक सपा से आए। कोई परेशानी नहीं मनोज जी, हमारा एक सीधा सा मानना है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल जो होता है वो अपने कार्य का विस्तार चाहता है। हम भी अपने संगठन का विस्तार चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य राजनीतिक दलों के मित्र हो, उनसे भले ही हमारी वैचारिक मतभिन्नता रही हो, पर अगर हमको लगता है कि वे जनता के बीच में उनका जनाधार है, वो जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष रुचि के साथ काम करते हैं, ठीक है, हमारी उनकी वैचारिक मतभिन्नता रही होगी। और अगर वे हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो कालांतर में हमारे विचार परिवार के और हमारे वैचारिक अधिष्ठान से भी परिचित होंगे। और क्यों नहीं लाएंगे हम? अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे द्वितीय सरसंघचालक अपराता स्मरणीय गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात कहा करते थे। वे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के संदर्भ में नहीं कहते थे, वो समाज जीवन के संदर्भ में हमारे वैचारिक अधिष्ठान को लेकर कहते थे। वे कहते थे कि भारत में आधे लोग वो है जो आज हमारे साथ हैं और शेष आधे लोग वो होंगे जो कल हमारे विचार से सहमत होंगे, कल हमारे साथ हैं। चलिए, मैं एक प्रतिक्रिया लेता हूं। अब्बास जी मुस्कुरा रहे हैं। अब्बास जी, प्रत्याशी घोषित हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के भी और आपके भी। राजनारायण सिंह वहां से चुनाव मैदान में है। अब वो अरुण यादव क्यों वहां से हट गए, क्या हुआ, ये तो सब अलग मुद्दा है, उससे आगे बढ़ गई है कांग्रेस भी। पर उमेश जी ये कह रहे हैं
कि विचारधारा जो हमसे मिलती है वो लोग हम चुनाव मैदान में लेकर आए हैं और जनता के सीधा संबंध रखने वाले लोगों को लाए, तो आपके पास जनाधार नहीं बचा। जनाधार वाले तो अब बीजेपी के पास चले गए। भारतीय जनता पार्टी, मुझे बहुत दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। उमेश जी ने बहुत सारा बखान किया अपने 3 प्रत्याशियों का और 2 को छोड़ दिया। आपने सही वक्त को उनको पूछ, लेकिन आज आश्चर्यचकित बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जी नहीं कर सकती है। आज की तारीख में हमने सौदा किया सुलोचना रावत जी के परिवार जाके नहीं था, इसलिए ये वहां पर पूरा टिकट से नवाजा। शिशुपाल यादव जी, इनको कास्ट इक्वेशन वहां पर सेटल करनी थी पृथ्वीपुर के अंदर, तो बाहर से लेकर आ गए अपने प्रत्याशी को। किस तरह से इनकी विचारधाराएं मिलती हैं। जो लोग इनकी विचारधारा के विरोध में रहे, एक समाजवादी विचारधारा, एक कांग्रेस विचारधारा के लोग रहे, और ये इनकी विचारधारा नहीं आता है। टिकट देने की जब बारी आती है तो दूसरी पार्टी से लेकर आता है टिकट देने के लिए। तो इनका मूल कार्यकर्ता कितना काम करेगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज आने वाले समय के अंदर इनका मूल कार्यकर्ता भी दिखा देगा इनको। देश का जो किसान परेशान है, तो प्रदेश में जो किसान है वो भी दिखा देगा, चाहे वो निमाड़ का हो चाहे वो कहीं और का हो। किसान इनसे जो बदला लेने वाला है इनको उसका अंदाजा नहीं है। फिर आम जनता इनके खिलाफ खड़ी है, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की मार को लेकर, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर। तो ये सारे के सारे समीकरण जो हैं, भारतीय जनता पार्टी कितने ही कास्ट इक्वेशन बनाने की कोशिश करे, उसके ऊपर भारी है ये समीकरण, जो भाजपा को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको पृथ्वीपुर के अंदर अपना मूल कार्यकर्ता नहीं दिखा, आपको जोबट के अंदर अपना मूल कार्यकर्ता नहीं दिखा। अगर हम टिकट इनको दे देते तो आप कहते हैं कि साहब ये बार बार एक ही चेहरे को देंगे टिकट का, लेकिन हमसे लेकर आप टिकट दे देते हैं किसी को, तो बड़ी बड़ी परेशानी नहीं है उसके अंदर। बहुत साधारण सी बात है, आप अपनी विचारधारा का जो एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं। ये भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, इसको अब ये दोहरा चरित्र का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चलिए यही सब मुद्दे मुझे लगता है कि ये दिखाई भी देंगे। मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया लेता हूं उमेश जी से। उमेश जी, अब्बास जी कुछ कह रहे थे, आप कहना जी, कहिएगा, अपनी बात कीजिए। नहीं, मुझे अब्बास जी की बात पर कुछ नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव के मैदान में उतारेगी, ये कांग्रेस के गांधी भवन कार्यालय पे जाकर हम नहीं तय करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और अब आपसे अपने लोग संभाले नहीं जा रहे, इसलिए नहीं संभाले जा रहे क्योंकि आपके यहाँ अनीति होती है, अन्याय होता है। अरुण यादव जी जैसे कद्दावर नेता को कमल बाबू कहते हैं कि सर्वे में उनका नाम तक नहीं है, और जिस तरह से अरुण यादव जी को अपमानित करा गया, खैर वो हमारा विषय नहीं है, हमको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। पर एक गंभीर बात मैं जरूर पूछना चाहता हूँ, और खास करके राजनारायण पुर्णी जी से पूछना चाहता हूँ। वो अभी ओंकारेश्वर पे नर्मदा के तट पे खड़े होके ओंकार महाराज की सौगंध खाके डोकरे बा बोल रहे थे कि प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है। जब उत्तम पाल उनके सुपुत्र चुनाव हारे थे तो इस प्रजा के लिए क्या भाषा का उपयोग करा था, किस तरह की गाली गलौज चुनाव हारने के बाद राजनारायण पुर्णी ने मतदाताओं के साथ करी थी। वे तो राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजपूत समाज को और दरबार लोगों को किस ढंग से लताड़ा था इन्हीं राजनारायण जी ने। तब प्रजातंत्र में प्रजा मालिक नहीं थी। जिस तरह की गाली गलौज इन्होंने चुनाव हारने के बाद अपने बेटे को करी थी। मुझे तो लगने लगा है कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया। नहीं, इन सब बातों का जवाब मांगा जाएगा मनोज जी। राजनारायण पुर्णी से हम मंचों से दो बातें बुलवा लीजिए और समाज के ऊपर। पुर्णी जी ये गालियां आप रामेश्वर शर्मा जी के अभी हाल के बयान को भूल गए क्या? क्या कहा था रामेश्वर शर्मा जी ने? आपके विधायक, लाडले विधायक, आपके नेता उमेश भाई रामेश्वर शर्मा की बात को भूल गए। बड़ी छोटी याददाश्त थे, ये जवाब मांगा, बड़ी कम याददाश्त थे। आप रामेश्वर शर्मा को भूल जाएंगे? क्या कहा था अपमान कर देने वाला राजपूत समाज को जो उन्होंने बोला, आप भूल गए उसको? बड़ी जल्दी भूल गए आप, बड़ी छोटी मेमोरी है आपकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के आप गुजर रहे हैं। क्या आपको बड़े उमेश जी लौटता हूँ उमेश जी लौटते हैं, आपकी तरफ लौटते हैं। मुझे लगता है प्रचार दिखाई देने लगा है। अभी तो आज प्रत्याशी घोषित किए आपने, लेकिन मुद्दा भी दिखाई दे दिया है कि क्या कहा था, यानी वो वीडियो, वो तमाम तरह की चीजें। जी, पे कोई तकलीफ नहीं हुई, पूरे राजपूत समाज की अस्मिता पे जो उन्होंने सवाल खड़े। मेरे साथ सुशील जी जुड़ गए, मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। उमेश जी, पुरानी बातें याद रहती है उमेश भाई।
उमेश जी एक मत करवा यार, प्रत्याशी को बोलो गाली गलौज नहीं करना। आप दोनों मेहमान को रोक रहे हो, आप दोनों मेहमान। सुशील जी, उमेश जी, विचारधारा में लाना पड़े, फिर गाली बकेंगे क्या राजनारायण जी? जनता को फिर गाली बकेंगे क्या राजनारायण जी? की बात करते हैं, नहीं राजनारायण जी गाली बकेंगे क्या? ये गाली गलौज जनता को, मतदाता को दी जानी चाहिए क्या? पे सवाल उठाने वाले उमेश जी, अब्बास जी, सुशील जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। अब जो दिखाई दे रहा है शुरुआती तौर पर ही, जैसा उमेश जी ने कह दिया, तो अब ये भी समझ आने लगा है कि आज से प्रचार एक तरह से शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उन्होंने किससे क्या कहा, कौन क्या कह रहा था, वो वीडियो भी दिखाई देंगे, वो बयान भी दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो यदि दोनों पार्टियों की बात करें, दोनों दलों की, कैसा देख रहे हैं इसको जब सीटें घोषित हो गई या प्रत्याशी घोषित हो गए? देखिए, कांग्रेस ने तो पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किए उसमें एक बहुत अच्छी बात है, वो मुझे लगता है कि एक संदेश अभी भी बीजेपी को अपना उसमें सुधारना चाहिए। बीजेपी परिवारवाद से मुक्त हो रही है, बहुत अच्छी बात है। परिवारवाद के आधार पर टिकट नहीं दिए जाना चाहिए। अनुकंपा भी नियुक्ति जैसा कम से कम राजनीतिक उसमें जो है कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे एक सामान्य आम कार्यकर्ता स्थायी भाव इस स्थायी संकट में हो जाता है कि अब ये इनके बाद इनका परिवार, फिर इनके बाद उनका परिवार, तो ये उससे मुक्ति। लेकिन एक जो अभी भी आयातित लोगों पर जो अब बीजेपी भरोसा कर रही है, ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इसको लेकर जरूर जो एक असंतोष मन में आज नहीं हो रहा हो, ठीक है, आज आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन आगे चल के आपको इसका संकट या इसका जो है दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। आप परिवारवाद से मुक्त हो रहे हैं तो आप आयातित नेताओं से भी मुक्त होइए, उनको विचारधारा में लाइए, विचारधारा में ला के उनको ट्रेनिंग दीजिए। जैसे आप अपने कार्यकर्ता को ट्रेंड करते हैं, कार्यकर्ता को शुरुआत से आप बिल्कुल बहुत आगे नहीं ले, उनको बाकायदा आप जो है छोटे छोटे कामों के साथ मंडल स्तर से लेके जब आप लेके जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था आप आयातित नेताओं के लिए भी कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है उस आधार पर आप सोशल इंजीनियरिंग से चुनाव भी जीत जाए, लेकिन कार्यकर्ता और जनता के बीच में ये संदेश बहुत ज्यादा समय तक आपका नहीं टिकेगा। ये दिलचस्प बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब्बास जी, सवाल ये भी है कि परिवारवाद की बात होती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा किया, खासकर हम खंडवा बुरहानपुर की बात करें। नहीं, मनोज जी करेक्ट कर दूं, राजस्थान में भी परिवारवाद से बीजेपी ने मुक्ति पाई है। राजस्थान में भी जो टिकट घोषित हुए उसमें भी परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, आम कार्यकर्ता पर बीजेपी ने ज्यादा भरोसा जताया है। जी अब्बास जी, देखिए, जिस पार्टी के नेता पुत्र केंद्रीय मंत्रालय के अंदर, कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाए जाएं, बड़े बड़े ओहदे दिए जाएं, वो यहाँ पर इलेक्शन के अंदर क्या साबित करेंगे ये जनता जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप परिवारवाद की बात तो छोड़ दीजिए, आप सबसे बड़ी तो सौदेबाजी की बात पे कहाँ जवाब देंगे। आज ये बताइए कि 5 टिकट भारतीय जनता पार्टी को देने थे, जब कांग्रेस ने 5 मूल कार्यकर्ताओं को टिकट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 उसमें सौदेबाजी के टिकट दिए, अपने मूल कार्यकर्ता के अधिकार का हनन करके दूसरों को टिकट दिए जो इनकी पार्टी में 2-2, 3-3 दिन पुराने लोग थे। तो सीधे सीधे सौदेबाजी स्थापित होती है, प्रमाणित होती है, तो जनता भी इनको नकारेगी और इनके कार्यकर्ता भी इनको नकारेगा। एक सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास छोटा हो गया है कार्यकर्ताओं का? तुलसी सिलावट जी को टिकट दिया जाएगा अगले चुनाव में, लेकिन उमेश शर्मा जी, जहां तक मैं जानता हूं, 30-40 साल का इनका पूरा अनुभव है भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा से लेके यहाँ तक आए। उमेश शर्मा जी टीवी के ऊपर बैठेंगे और विधानसभा के अंदर तुलसी सिलावट जी बैठेंगे और मंत्रालय में तुलसी सिलावट जी बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने सौदा करके अपने जो है अपने जनाधार को बेच दिया यहाँ पर। तो इन लोगों का क्या होगा? उमेश शर्मा जी का क्या होगा? ऐसे ही हजारों उमेश शर्मा जी का क्या होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर? क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी युक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो? तो चलिए, मेरे पास समय कम है अब्बास जी, समय कम है। उमेश जी जवाब दीजिएगा जल्दी, 30 सेकंड के भीतर। मनोज जी, उमेश शर्मा का क्या होगा ये भारतीय जनता पार्टी तय कर लेगी कि किस कार्यकर्ता को क्या कार्य देना और किस कार्यकर्ता को कौन सा काम। आप तो बता दो कपिल सिब्बल का क्या होगा? ये बुढ़ापे में भी जूते खाता रहेगा क्या? गुलाम नबी आजाद का क्या होगा? नहीं, उपचुनाव की बात हो रही, मुझे लग रहा है गुलाम नबी आजाद और ये सब काम नहीं आएंगे। आप उमेश शर्मा की चिंता छोड़ दीजिए, उमेश शर्मा की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। स्वामी जी जैसे गालियां दे रहे हैं मोदी जी को, वैसे आप कर रहे हैं। अरे आपके 5 लाख से चुनाव स्वामी जी दिन रात गालियां देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। कम से कम इस बात की चिंता अब्बास भाई करा, हमें भी दुख होता है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। आपके अजय वैष्णोई जी, चलिए मैं एक 30 सेकंड की प्रतिक्रिया सुशील जी से लूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा। ठीक है सुशील जी, ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यही सब मुद्दे आने वाले दिनों में दिखाई देंगे? क्योंकि ये उपचुनाव अलग तरह के होते हैं, इसमें स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, छोटी छोटी बातों का जिक्र भी किया जाता है, और अब जो
बहस दिखाई दे रही, पहली खबर पहली बहस में जो बहस दिख रही है, हमें लग रहा है कि ये सब दिखाई देने वाले। देखिए मनोज जी, पहली बात तो है कि दोनों ही विद्वान प्रवक्ता एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, एक दूसरे की पार्टी में, ये बहुत अच्छी बात है। अगर अब्बास जी उमेश जी को लेकर चिंतित हैं तो उमेश जी की चिंता भी अब्बास जी को लेकर होना चाहिए। जहाँ तक मुद्दों की बात है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण तो मुद्दा यही होता है कि कैंडिडेट कैसा है, और ये अब चूंकि कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं तो अब बीजेपी के लिए जो है मेहनत दोहरी होगी, क्योंकि एक तो महंगाई का मुद्दा भी है, उसको उसकी काट के रूप में आप जनता के बीच में कैसे जाते हैं, ये सरकार की आपको उपलब्धियां भी बतानी है। और कांग्रेस के साथ फ़ायदा ये है कि जनता के मूड को समझ के वो किस तरीके से उसको ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2020 के चुनाव को और 2021 के एकमात्र उपचुनाव को, तो ये फर्क नज़र आता है कि 2020 में कोरोना की पहली लहर के बाद हुए चुनाव में 28 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। ये बड़ा वो था चेंज। लेकिन दमोह का जो चुनाव हुआ था वो दूसरी लहर के दौरान हुआ था। लहर के दौरान होना और लहर के बाद होने में फर्क नजर आया, क्योंकि पहला चुनाव वो लहर के बाद हुआ था। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। तो कुल मिला के ये मुझे लग रहा है कि चुनाव बहुत रोचक होगा, और कैंडिडेट जो है बहुत अच्छे ही दोनों ही दलों ने दिए हैं, कोशिश तो यही की है, बाकी फैसला जनता करेगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये भी सच है कि ये चुनाव, उपचुनाव ऐसे दौर में हो रहा है जब दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चर्चा थी, लेकिन ईश्वर ना करे कि वो लहर दिखाई दे, और अब तो धीरे धीरे कर तमाम तरह की चीजें खुलने लगी है। पर ये उपचुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो लिटमस टेस्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब जनता क्या करेगी, किसकी बात पर विश्वास करेगी, कौन खरा उतरेगा, नजर हमारी इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत। पहली खबर में इतना ही। नमस्कार।